हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमारा चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चल रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमने इसकी डेफिनेशन देख ली थी, ये फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देख लिया था तीनों पॉइंट्स पे। ठीक है, अब हमारे ये 3 पॉइंट बचते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आज की इस वीडियो में हम ये तीनों पॉइंट कवर करेंगे और देखेंगे कैसे इनके क्वेश्चन बनेंगे और हमें कैसे इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर पॉइंट चार्जेस कई सारे हैं हमारे पास, उनसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, यानी कि कोई पॉइंट है पी, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है ड्यू टू 3 चार्जेस। यहाँ हमने एग्जाम्पल में 3 ले लिया है, वो 2 भी पूछ सकता है, 4 भी दे सकता है। ड्यू टू 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 विच आर डिस्टेंस R1, R2 एंड R3 फ्रॉम P। ऐसे मान लेते हैं कि ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। ये R1, R2, R3 डिस्टेंस पे हैं P से। ठीक है, R1, R2 एंड R3 और ये पॉइंट P है। तो हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो वो हो गया मान लो V1। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 वो हो गया V1। अच्छा, पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जनरल फॉर्मूला, कि पोटेंशियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट व्हाट इज R1। ये V1 हुआ। ठीक है, इस पॉइंट पे V2 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, ये भी सेम ही होगा, बस क्या चीज़ें चेंज होगी, यहाँ पे Q2 आएगा, यहाँ पे R2 आएगा। ठीक है, एंड ड्यू टू V3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3। ठीक है, यहाँ तक सब सेम है, कुछ नहीं किया हमने, फॉर्मूला में बस वैल्यू रखी है। तो अब जो पोटेंशियल एट P होगा VP, ये सब का सम होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। जब हम इस सब का सम करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन ही आ जाएगा, अंदर बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। ठीक है, तो ये ही डेरिवेशन है पोटेंशियल का ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर ये हमें n पॉइंट चार्जेस के लिए करना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Vn 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 प्लस Q2/R2 एंड इट गोज अप टू Qn/Rn। अगर हम इसको समेशन फॉर्म में लिखें, Vn इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Qn/Rn वेयर n गोज फ्रॉम 1 टू whatever required। ठीक है, तो ये इसका समेशन फॉर्म में फॉर्मूला हुआ। तो ये था पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या भाई डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन होगी, पहले आप समझ लीजिए हिंदी में, कि एक ऐसी सरफेस, सपोज करिए एक सरफेस है, कैसी भी हो सकती है शेप साइज में, एक ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। सपोज कीजिए V1 है, ये V2 है, V3 है, हमने किसी भी निकाला तो सब की वैल्यू सेम है। तो ऐसी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या होगी, कि एक ऐसी सरफेस जहाँ पे विच हैव इक्वल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन दैट सरफेस, देन इट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसी सरफेस जहाँ के सभी पॉइंटों की जो पोटेंशियल वैल्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है, वो सेम हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। अब बात आई इसकी प्रॉपर्टीज की, इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज को सब याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है इसकी, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है इसकी, नो वर्क विल बी डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम कोई टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो कोई भी वर्क नहीं होगा, यानी कि वर्क डन 0 होगा। ऐसा क्यों होगा, इसको समझ लेते हैं। देखिए वर्क डन इक्वल टू होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, या कहें V। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B के बीच में, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, Q VB माइनस VA, ये होता है। और VA और VB की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो वर्क डन क्या होगा, ऑलवेज 0। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए हमेशा वर्क डन 0 होगा।
ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी। इसको थोड़ा सा समझते हैं क्यों होगी भाई। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ना हो, एक ऐसा केस ले लेते हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर तो इसका इस डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट आ जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, अब अगर इस डायरेक्शन में कुछ वैल्यू होगी यानी कि सरफेस के पैरेलल, और हम एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से बी पे लेके जा रहे हैं, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा है ना। ठीक है, तो फिर तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक ले जाने के लिए। ठीक है, और कुछ वर्क करना पड़ेगा, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमने अभी पढ़ा है कि पोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो वर्क डन जीरो कब हो सकता है, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन जीरो कब हो सकता है, जब सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में हो ही ना। तो हम कह सकते हैं कि सभी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, यहां से क्लियर है नहीं बात। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो एक पॉइंट समझते हैं, इसका मतलब है थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगी, एंड फार्दर अपार्ट इन रीजन वीक फील्ड, जहां वीक फील्ड होगा वहां दूर दूर होंगी। अच्छा, ये थोड़ा समझते हैं इसको कैसे बोलना चाह रहे हैं। देखिए, हमें बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होता है माइनस डी वी बाई डी आर के। ठीक है, और डी वी जो है, या फिर कहें जो चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू है वो ऑलवेज यहाँ पे कांस्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए अब यहाँ पे ये मत कहना कि डी वी जीरो है क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है। एक्चुअली यहाँ सरफेसेस की बात हो रही है, ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक और सरफेस है। ठीक है, तो अब जैसे इसका जो पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2, तो यहाँ पे भी उनका डिफरेंस इतना ही होगा, यहाँ पे भी इतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी V1 माइनस V2 आएगा, यहाँ पे भी V1 माइनस V2 आएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया dr, यानी कि इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगता है, तो इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं कि जो dr है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो dr कम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो dr यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो यही बात कहना चाह रहा है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्यों भाई, सपोज करिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस तरह दिखाया है इसको हमने, पीछे को होगा ये, ऐसे सपोज कर लीजिए। ठीक है, ऐसी कुछ सरफेस है ये, और एक सरफेस ये है, तो ये कह रही है एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्यों नहीं काट सकती, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, तो ये जो रीजन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, इस वाली सरफेस का लेंगे या इस वाली का। ठीक है, दोनों का दो वैल्यू होंगी। सपोज कीजिए इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो पोटेंशियल वैल्यू है वो V1 है और इसकी V2 है, तो इस पॉइंट की क्या वैल्यू होगी भाई, V1 लेंगे या V2। तो एक पॉइंट की दो वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आप कहेंगे क्या पता इसकी भी V1 ही हो। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि दोनों सरफेसेस की सेम ही पोटेंशियल वैल्यू है, तो फिर तो ये पूरी की पूरी एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी ना, दो नहीं बची ना भाई। इस पूरे रीजन की और इसकी सेम ही पोटेंशियल वैल्यू है, तो ये पूरा का पूरा रीजन एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। ठीक है, तो ये दो नहीं बना, तो कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी थी इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। एक बार चारों प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि नो वर्क विल बी डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी टेस्ट चार्ज को मूव करने में कोई भी वर्क नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है जीरो होगा दो पॉइंट के बीच में, तो वर्क होता है Q इंटू V, तो वर्क डन जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो फिर हमें एक टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट फील्ड, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वर्क डन जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो। ठीक है, उसका कोई भी कंपोनेंट पैरेलल ना हो। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस
आर क्लोजर टुगेदर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगी, जहां वीक फील्ड होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होगी। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्जेस या ड्यू टू 2 चार्जेस। तो अब वो हम समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास स्पेस है और यहाँ पे हम एक चार्ज Q1 लेके आए, कहीं से Q1 लेके इन्फिनिटी से लेके आए, तो इसको यहाँ तक लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा W1। वो कितना करना पड़ेगा? वर्क डन होता है Q इंटू V। ठीक है। और V क्या होता है? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जब हम इस Q1 को लाए, क्या वहां पे पहले से कोई पोटेंशियल था? ये तो फ्री स्पेस था, तो पहले से कोई पोटेंशियल नहीं था, तो V की वैल्यू इनिशियली 0 थी, तो Q इंटू 0 0, यानी कि वर्क डन W1 हुआ 0। अब देखिए कंडीशन, अब यहाँ पे एक चार्ज पहले से ही मौजूद है। अब हम एक दूसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं, सपोज करिए Q2 नाम है, और इस तरह लेके आए कि इन दोनों के बीच में R1 डिस्टेंस है, या कहें R12 डिस्टेंस है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब Q2 को लेके आए, जब Q2 को लेके आए, तो यहाँ पहले से ही एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद था जो Q1 की वजह से था, और वो कितना था? V ड्यू टू 1, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले से मौजूद था। तो वर्क डन W2 कितना हुआ? Q2 इंटू V1, जो कि हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। R12 मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। यहां तक की बात हुई। तो W1 W2 वर्क हुआ। तो अगर इन दो चार्जों को असेंबल करने के लिए हमें बताना हो कि कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें कंजर्व हुई, यानी कि इसमें कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू W1 प्लस W2। W1 तो 0 है, प्लस ये, तो टोटल वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। अब यहीं पे इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। हमें एक तीसरा चार्ज भी लाना हुआ, एक तीसरा चार्ज भी लेके आए हम Q3। अब देखिए, जब हम तीसरा चार्ज लेके आए तो यहाँ पे पहले से ही दो पोटेंशियल मौजूद हैं। कौन कौन से? V1 ड्यू टू Q1, सपोज करिए ये डिस्टेंस है R13, और V2 ड्यू टू Q2 सॉरी, और ये डिस्टेंस है R23। तो V1 की वैल्यू हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, भाई V1 निकाल रहे हैं ना, ड्यू टू Q1, तो चार्ज क्या आएगा? Q1 अपॉन डिस्टेंस आएगा R13, और V2 क्या आएगा? पहले जब V1 निकाला था डिस्टेंस लिखा था R12, क्योंकि ये डिस्टेंस की बात कर रहे थे, अब इसकी कर रहे हैं। ठीक है। और V2 क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23। ठीक है। तो अब वर्क डन क्या होगा? W3 वो होगा Q3, क्योंकि चार्ज तो Q3 है जिसको लेके आए, और इंटू पोटेंशियल, और पोटेंशियल कितना है? V1 प्लस V2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? Q3 और अंदर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23। जब हम इसे और सोल्व करेंगे तो W3 हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। अभी टोटल एनर्जी नहीं है तीन चार्ज की, ये सिर्फ W3 है। थर्ड चार्ज को लाने में कितनी लगी? अगर हम तीन चार्ज की असेंबलिंग की एनर्जी निकालेंगे तो वो आएगी, तीन चार्ज की असेंबलिंग की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 W2 पहले ही निकाल चुके हैं हम, वो आया था 0, ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है। W2 आया था हमारा, W2 हो गया। W3 हमारा आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है। अगर इसको हम जनरल वे में बना के लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 R23। ये टर्म बस पहले लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा सिमेट्री दिखाने के लिए। Q3 Q1 अपॉन R31। ठीक है। तो जो ऊपर चार्जेस के नाम लिखे हैं नीचे भी डिस्टेंस वैसे ही लिख सकते हैं आप। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो ये थी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इन असेंबलिंग ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, यहाँ से ये बात समझ में आई। अच्छा, इसका समेसन करके भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले भी चीज़ों का लिखा है। तो समेसन में क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन Qi Qj R Ij, और
ऑल पेयर्स सभी का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हमने इसमें बता दिया पहले कि सभी पेयर की बात कर रहे हैं भाई, ऐसे पेयर की। अब क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0, एक समेशन तो लगेगा आई पे 1 से n तक, और एक समेशन लगेगा जे पे, वो भी 1 से n तक, और यहाँ है QIQJ अपॉन RIJ। अब एक बात समझिए, Q1 Q2 अपॉन R12 एंड Q2 Q1 अपॉन R21, क्या ये दोनों अलग हैं? नहीं, ये सेम ही हैं। तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से ये सारी चीज़ें दो दो बार आ जाएंगी, तो इस दो दो बार को हटाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हाफ ले लेंगे। तो एक जनरल फॉर्मूला जो हमारा बचा, समझ गए ना? क्योंकि अगर हम ऐसे समेशन लगाएंगे तो पहले I1 आया, J1 आया, और इसमें यहाँ पे लिख देंगे I नॉट इक्वल टू J, I J के इक्वल नहीं होगा, यानी कि I1 आया J2 आया तो 1-2 हुआ, और जब I2 आएगा और J1 आएगा तब भी 2-1 टाइप ही होगा, ये वाला केस बनेगा। तो ये दोनों बात तो सेम हुई ना, और लेना हमें एक है उन दोनों में से, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही सारे पेयर दो दो बार आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें अपने मतलब की चीज़ मिल जाएगी। 1/4πε0 इंटू 1/2 ब्रैकेट में लिख दो, समेशन I इक्वल्स टू 1 to n समेशन j इक्वल्स टू 1 to n एंड I नॉट इक्वल्स टू j QIQJ अपॉन RIJ, ठीक है। ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, बोल लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या कहना चाह रहा है, जब अभी हमने जो डेरिवेशन किया, जब हम शुरुआत में एक चार्ज को लेके आए तो ये फ्री स्पेस था, लेकिन अब ये कह रहा है कि सपोज कीजिए यहाँ पहले से ही एक फील्ड मौजूद है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब क्या कंडीशन बनेगी, तो अब जब हम पहले चार्ज को लेके आए Q1 को, तो यहाँ एक पहले से पोटेंशियल है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो वर्क डन W1 0 नहीं होगा। अब की बार क्या होगा कि Q1 V1 हो जाएगा इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सिमिलरली जब हम V2 को लेके Q2 को लेके आएंगे, तो अब क्या W2 क्या होगा, एक तो जो हमने पहले किया था वही आएगा Q1 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 1, सपोज करिए इसको नाम दे दीजिए VR नाम, तो W2 कितना होगा, एक तो Q2 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू E, ये सपोज V2 मान लीजिए एट पॉइंट 2 पे, प्लस जो हमने पहले वर्क डन निकाला था वो भी इसमें ऐड होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। तो अब क्या है, ये एक फैक्टर एक्स्ट्रा आया है, ठीक। ऐसे ही अगर तीसरा चार्ज होगा उसमें भी ये Q3 V3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सटर्नल दिया है जिसकी वजह से एक पोटेंशियल बना है, और सभी टर्म में ये एक ऐसी टर्म ऐड हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इससे होगा क्या, जो हमारा समेशन बना था, जो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, उसमें अगर हम मान लो 3 चार्ज ले रहे हैं तो Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस Q3 V3 ये साथ में लग जाएगा, प्लस वो जो हमने अभी निकाला था पोटेंशियल 1/4πε0 इंटू 1/2 और समेशन QIVI/RIJ ये, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा। अब देखते हैं इस एक्सटर्नल फील्ड में अगर एक डाइपोल रखा हो तब क्या होगा। सपोज करिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, अब इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, और इस डाइपोल पे ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू, यहाँ तक क्लियर है, माइनस क्यू। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इधर को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड QE फोर्स लगेगी, पॉजिटिव QE, या फिर इधर को मान लीजिए, और ये ड्यू एट नेगेटिव पॉइंट इस साइड में लगेगी माइनस QE या QE लिख लीजिए मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो फोर्स की वजह से तो ज़्यादा वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। और सपोज करिए इसका जो एंगल है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल है, इसकी जरूरत पड़ेगी देखना। सपोज करिए थीटा एंगल पे रखा है, तो थीटा एंगल कितना होगा यहाँ से। अब देखिए इसका जो टॉर्क होगा, टॉर्क क्यों भाई, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फोर्स तो रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगी, तो टॉर्क ही वर्क करेगा। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है यहाँ पे QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये वाला है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ये 2a है, सपोज करिए इसकी जो डिस्टेंस है वो 2a है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया 2a साइन थीटा। अब देखिए ये q है और ये 2a है, 2a इंटू क्यू क्या बन जाता है, हमने कई बार पढ़ चुके हैं, p यानी कि डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ से क्या आया ये PE साइन थीटा,
तो ये इसका टॉर्क हुआ। इसको दूसरी टर्म में कहीं कहीं P क्रॉस E भी लिख देते हैं, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इस बात में अभी नहीं जाना है, अभी हम मेन चीज समझते हैं अपनी। अब जो वर्क डन होगा वो dw मान लिया हमने। इन मूविंग दिस डाइपोल आर लिटिल एंगल d थीटा, इसको थोड़ा सा मूव किया, यहाँ पे लिया d थीटा मूव किया। ठीक है, d थीटा मूव होने के लिए dw वर्क करना पड़ेगा, और वो किसके इक्वल होगा, टॉर्क इंटू d थीटा। जैसे वहां पे होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ पे होता है टॉर्क इंटू एंगल। तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dw, यानी कि इंटीग्रेशन टॉर्क d थीटा, और टॉर्क कितना है PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब θ1 से θ2 मान ली कि पहले θ1 पे रखा हुआ था, अब θ2 पे आ गया। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो PE तो बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, और वैल्यू है θ1 से θ2। तो ये हमारा वर्क डन आएगा भाई PE माइनस कोस θ2 प्लस कोस θ1। माइनस प्लस को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे, वर्क डन आ जाएगा PE कोस θ1 माइनस कोस थीटा। θ1 कौन सा है, जो इनिशियली एंगल है, और θ2 कौन सा है, जो बाद का एंगल है। और इसको ही हम क्या बोल देंगे, वर्क डन को क्या बोल देंगे हम, इसको पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी हुई। अब सपोज करिए जो θ1 है वो 90 डिग्री है, यानी कि ये पहले परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ था बिल्कुल, तो θ1 90 डिग्री है। तो हमें पता है कोस 90 जो है कितना होता है, 0। तो यहाँ से पोटेंशियल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी PE माइनस कोस, और θ2 को अब थीटा मान लीजिए। पहले हमने मान लिया, पहले ये रखा था ऐसे डाइपोल, और अब ये मूव हो गई किसी एंगल थीटा पे आ गया। ठीक है, ये θ2 को थीटा मान लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बना। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस PE कोस थीटा, और या कहें तो U इक्वल्स टू माइनस P डॉट, कैसे भी आप लिखिए। तो ये थी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की ड्यू टू अ टॉर्क एट एक्सटर्नल फील्ड E। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों।